नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 13, जिसके अंतर्गत आपको जावा और पाइथन मिल जाता है। इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्विज है जो एग्जाम में बनने लायक होते हैं उन सबको यहाँ पे हम देखेंगे। और इस कंप्लीट क्लास में हम जो है 200 से ज़्यादा जो एमसीक्यूज है वो कवर करेंगे, दोनों ही लैंग्वेज यानी कि जावा और पाइथन से। साथ ही मैं आपको जो है जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम के आउटपुट वाले जो कुछ क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो आगे जो है आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, यानी कि शुरू से लास्ट तक आपको अच्छे से ध्यान से देखना है ताकि आप मेन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जावा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन मिल जाता है, जावा प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसका उद्देश्य क्या है, मतलब उसको विकसित करने का उद्देश्य एक ऐसी भाषा बनाई गई जो कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, बोले तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब इसके द्वारा प्रोसेस किया गया या कंपाइल किया गया जो कोड होता है, कंपाइल करने के बाद जावा सी के बाद उसको बोल देते हैं एक प्रकार से वाइट कोड। और वाइट कोड के बाद में जो है जेबीएम के द्वारा क्या किया जाता है, उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। यानी सन माइक्रो सिस्टम में इस भाषा के मुख्य डेवलपर कौन थे, तो सीधे सीधे डेवलपर पूछा गया है तो जेम्स गोसलिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने डिटेल क्लास लिया था तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता होगी। ठीक है, इसके अलावा जावा को अक्सर राइट वंस और रन एनीवेयर भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि जावा प्रोग्राम एक बार कंपाइल होने के बाद विभिन्न प्लेटफॉर्म में चल सकता है। किसके कारण? जावा वर्चुअल मशीन के कारण। और ये विशेषता मुख्य रूप से किस कारण संभव है, तो जावा कंपाइलर क्या करता है, उसे वाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है और इसे जो है जेबीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ पे, जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने पर जो इंटरमीडिएट कोड बनता है उसे वाइट कोड कहा जाता है, जिसे किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं बल्कि एक वर्चुअल मशीन के लिए बनाया जाता है। इस वाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए किस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी देखें हमने जेबीएम की ज़रूरत पड़ती है। वाइट कोड को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए जेबीएम बोले तो जावा वर्चुअल मशीन की ज़रूरत पड़ जाती है। जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, इसका जो कंपाइल प्रोग्राम है विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है। तो किस कारण चल सकता है भाई? रन टाइम एनवायरनमेंट उपलब्ध होना चाहिए। जो जावा प्रोग्राम है, जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए रन टाइम एनवायरनमेंट जो होता है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है वो बनाता है जेवीएम। तो क्वेश्चन मतलब जो है बदल कर आ सकते हैं, आंसर आपको पता है परंतु घुमाकर भी पूछ सकते हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ लेना है। जावा भाषा यानी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रारंभिक जो विकास हुआ था सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा किया गया था। वर्तमान में जो है अधिग्रहण कर लिया किसने? ओरेकल ने। तो ओरेकल कॉरपोरेशन के अंडर में जो है जावा है। और जावा को जब शुरुआत में बनाया गया तो उसका प्रारंभिक नाम क्या था, तो देखिए सबसे शुरू में जो प्रोजेक्ट बना था उसका नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है, ग्रीन टॉक एक प्रकार से ग्रीन प्रोजेक्ट था। और ग्रीन प्रोजेक्ट को बाद में जो आउटपुट निकला तो उस लैंग्वेज को बोला गया ओएक लैंग्वेज। ओएक को बाद में कर दिया गया जावा, क्योंकि ओएक ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड नाम था। तो अभी जो है इसका मतलब प्रारंभिक नाम क्या था? ओएक था। बाद में इसका नाम कर दिया गया क्या? जावा कर दिया गया। अब देखिए जावा प्रोग्रामिंग जो एनवायरनमेंट है उसमें जेडीके जावा डेवलपमेंट किट मिल जाता है, जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट मिल जाता है, जेबीएम जावा वर्चुअल मशीन, ये तीन महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। तो जेडीके के अंदर जेआरई होता है और जेआरई के अंदर जेबीएम होता है। ठीक है, तो जेबीएम जो है एक छोटा पार्ट हो गया, उससे बड़ा क्या हो गया? जेआरई हो गया, उससे बड़ा हो गया जेडीके। तो जेडीके के पास जावा सी भी होता है यानी कि जावा कंपाइलर भी होता है। तो ये महत्वपूर्ण कंपोनेंट जिनका उपयोग जावा को डेवलप यानी जावा प्रोग्राम को डेवलप करने रन करने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा कंपोनेंट जावा एप्लीकेशन को डेवलप यानी कि कंपाइल करने के लिए टूल्स और लाइब्रेरी प्रदान करता है? तो कंपाइल की बात हो गई तो क्या आ जाता है भाई? कंपाइल की बात हो गई तो जावा सी आ जाता है, जावा कंपाइलर। और जावा कंपाइलर एकमात्र जावा जेडीके के पास में उपलब्ध होता है, जावा डेवलपमेंट किट के पास में, यानी कि जेडीके यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेआरई, जिसे रन टाइम एनवायरनमेंट बोल देते हैं। मुख्य कार्य क्या हो जाता है? जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए आवश्यक एनवायरनमेंट प्रदान करता है। जेआरई वास्तव में कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो जेवीएम होता है यानी कि जावा वर्चुअल मशीन होती है इसके अंदर, और साथ ही क्लास की लाइब्रेरीज होती है। तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ पे, जावा वर्चुअल मशीन जिसे जेबीएम बोल देते हैं, एक वर्चुअल मशीन है जो जावा प्रोग्राम के कंपाइल कोड यानी कि वाइट कोड को एग्जीक्यूट करती है। जेबीएम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जेबीएम का मुख्य उद्देश्य जो वाइट कोड है, वाइट कोड को एग्जीक्यूट करना और साथ ही उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना। बोले तो मैक में भी चल सकती है, विंडोज़ में भी चल सकती है, लाइनेक्स में भी चल सकती है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है जेबीएम, जावा वर्चुअल मशीन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा डेवलपमेंट किट जिसे हम जेडीके बोल देते हैं, जावा डेवलपर के लिए कंप्लीट जो है आपका डेवलपमेंट पैकेज माना जाता है। जेडीके में जेआरई के अलावा कौन सा अतिरिक्त कंपोनेंट होता है,
जो कि सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता, बोले तो कंपाइल करता, तो जावा सी इसे बोला जाता है, यानी कि जावा कंपाइलर। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे जावा जो एनवायरनमेंट है उसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि जेडीके, जेआरई और जेबीएम एक हायरार्की में शामिल होते हैं। तो इसका रिलेशनशिप कैसा होगा, सबसे पहले जेडीके आएगा, यानी कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जेडीके, जेडीके बड़ा है किससे, जेआरई से, और जेआरई बड़ा है किससे, जेबीएम से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जेडीके, फिर जेआरई और जेबीएम मिल जाएगा। जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की शुरुआत जिस मेथड से होती है उसे बोल देते हैं मेन मेथड। और मेन मेथड में देखोगे तो इसमें सामान्यतः मेन मेथड को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS देखने को मिल जाता है। तो इनमें पब्लिक का मतलब क्या हो जाता है, पब्लिक मतलब इसको कहीं से भी इसको पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि JVM को ये मेथड जो है एक्सेसिबल बनाता है, JVM इसको एक्सेस कर सकता है, इसलिए इसको जो है पब्लिक घोषित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर है। फिर उसके बाद देखिए स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या हो जाता है, स्टैटिक का मतलब हो जाता है बिना ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जो स्टैटिक है वो बिना ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे JVM उस मेथड को कॉल कर सकता है, इसके लिए इसको स्टैटिक बनाया जाता है। साथ ही नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे वॉइड कीवर्ड क्यों लगाया जाता है, जो मेन मेथड है वॉइड कीवर्ड इसलिए लगाता है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न नहीं करता, जो कोई भी वैल्यू है वो रिटर्न नहीं करेगा ये मेथड, इसलिए इसको जो है वॉइड कीवर्ड लगाया जाता है। JVM मतलब जो जावा एक प्रकार से मेन मेथड है उसमें स्ट्रिंग ARGS पैरामीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि कमांड लाइन जो आर्गुमेंट है उसको रिसीव किया जा सके, कमांड लाइन आर्गुमेंट को रिसीव किया जा सके, क्योंकि मेन मेथड ही प्रोग्राम का द्वार होता है। तो इसलिए यहाँ पे कमांड लाइन आर्गुमेंट को रिसीव करने के लिए स्ट्रिंग ARGS पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। जावा प्रोग्राम में मेन मेथड को एक निश्चित सिंटैक्स में लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि JVM इसी मेथड को प्रोग्राम के स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में पहचानती है। यदि मेन मेथड का नाम बदल दिया जाए तो क्या होगा, भाई मेन मेथड का नाम बदल दिया जाए तो प्रोग्राम कंपाइल जरूर होगा पर रन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रन होता है मेन मेथड से ही। तो यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल तो होगा पर रन नहीं होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जावा जो प्रोग्रामिंग है उसमें कंपोनेंट एक प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है प्रोग्राम के कोड को समझाने या डेवलपर के लिए अतिरिक्त जानकारी लिखने, जिसे कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, और जिसे कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता बोले तो इग्नोर कर देता है, तो उसे बोल देते हैं कमेंट। और यहाँ पे बोला जा रहा है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है डबल स्लैश, ये देखिए, और डबल लाइन या मल्टीपल लाइन के लिए यूज़ किया जाता है स्लैश स्टार के साथ में स्टार स्लैश और बीच में आप कमेंट लिख दो। ठीक है, तो मल्टीपल लाइन आप यहाँ पे देख लेना, उसका भी क्वेश्चन है। जावा प्रोग्राम में कमेंट लिखने का मुख्य उद्देश्य प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर बनाना। कंपाइलर के दृष्टिकोण से कमेंट के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, तो कंपाइलर उसे कंप्लीटली इग्नोर मार देता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है उसका उपयोग सिंपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यदि पूरी संख्या यानी कि पूर्ण संख्या स्टोर करना है तो डेसिमल वैल्यू की आवश्यकता ना हो, यानी कि मान लीजिए हमको यहाँ पे 55 स्टोर करना है और दशमलव की ज़रूरत नहीं है, तो दशमलव की ज़रूरत नहीं है, पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या मतलब इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर के लिए इंट डिफाइन किया जाता है। जावा में डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए फ्लोट, डबल डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है, और इनमें से फ्लोट और डबल दोनों में प्रिसीजन बोले तो ज़्यादा सटीकता या ज़्यादा नंबर किस में स्टोर किया जा सकते हैं, सिंपल सी बात है, फ्लोट में कम स्टोर किए जाएंगे और डबल में ज़्यादा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डबल हो जाएगा। जावा में कैरेक्टर यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप के स्टोर जो है उपयोग किया जाता है। तो डेटा टाइप जो है यूनिकोड कैरेक्टर को भी सपोर्ट करता है, तो कौन सा है, सिंगल कैरेक्टर के लिए केयर का उपयोग किया जाता है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्ट्रिंग को शामिल नहीं किया जाएगा, स्ट्रिंग एक प्रकार का ऑब्जेक्ट यानी कि क्लास में शामिल हो जाता है। ठीक है, रेफरेंस टाइप का एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या रेफरेंस टाइप उसे बोल सकते हैं। तो अभी राइट आंसर जो है यहाँ पर कैरेक्टर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बुलियन टाइप डेटा टाइप, जैसे अगर मान लीजिए लॉजिकल कंडीशन लगाना हाँ या ना दिखना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बुलियन वेरिएबल क्या क्या स्टोर करता है, बुलियन वेरिएबल ट्रू और फॉल्स स्टोर कर लेता है। ट्रू को सिंपल कंप्यूटर भाषा में बोला जाता है 1 और फॉल्स को बोला जाता है 0, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जावा वाइट, जो है जावा वाइट डेटा टाइप एक छोटा इंटीजर टाइप है, इंटीजर बड़ा हो गया और वाइट आपका छोटा हो गया, जिसका उपयोग मेमोरी बचाने के लिए किया जाता है। लार्ज एरे में, विशेषकर लार्ज एरे में इसका उपयोग किया जाता है। तो जावा में जो वाइट होता है, वाइट का साइज़ कितना होता है, वाइट का साइज़ आपका मिल जाता है 8। अच्छा, एक और चीज़ बताइए मुझे, जैसे जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो संख्या है यानी कि टोटल प्रिमिटिव डाटा टाइप कितने हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जावा में डेटा टाइप को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को रेफरेंस टाइप भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेमोरी में ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा जावा का नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है? तो देखिए, इंटीजर है, बुलियन है और केयर है, ये सब आपके हो गए प्रिमिटिव, पर स्ट्रिंग आपका हो गया नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो स्ट्रिंग आपका नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप की श्रेणी में आ जाता है। जावा में नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है प्रिमिटिव डाटा टाइप की तुलना में अधिक कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन प्रिमिटिव डाटा टाइप का सही उदाहरण है? नॉन प्रिमिटिव का, नॉन प्रिमिटिव में एरे आ जाती है और क्लास आ जाती है और स्ट्रिंग आ जाती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जावा में स्ट्रिंग को अक्सर टेक्स्ट डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि यह टेक्स्ट कैरेक्टर को स्टोर करता है, मतलब जो स्ट्रिंग है वो टेक्स्ट डाटा स्टोर करता है और टेक्स्ट के कैरेक्टर्स के ग्रुप को स्टोर करता है, फिर भी प्रिमिटिव डाटा टाइप इसे नहीं माना जाता। इसका कारण क्या है? स्ट्रिंग वास्तव में एक क्लास है और ऑब्जेक्ट के रूप में ये कार्य करती, इसलिए इसे प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं माना जाता। जावा में नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप का उपयोग ऑब्जेक्ट बनाने, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है कि इनमें मेथड्स और प्रॉपर्टी हो सकती है, इसलिए इन्हें नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप बोला जाता है। जावा में नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप मेमोरी में एक्चुअल डाटा को स्टोर करने के बजाय उस डेटा के लोकेशन का रेफरेंस स्टोर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा टाइप जो है एरे एलिमेंट को स्टोर करने और मल्टीपल वैल्यू को एक वेरिएबल में रखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू और इंडेक्स के रूप में रखने के लिए या सेम टाइप के वेरिएबल को एक साथ रखने के लिए हम एरे का उपयोग कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास में हमने लिए इंट, ठीक है, इंट ले लिए हमने ए और अंदर हमने ले लिए कितने, मान लीजिए 5 ले लिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे हम लिख देते कोई भी वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से। तो इंडेक्सिंग कहाँ शुरू होगी? 0 से 1 2 3 4, और एरे अगर टोटल 5 एलिमेंट है तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 4 तक, तो एक अंक पीछे होता है। ठीक है, जावा में जब किसी छोटे डेटा टाइप को बिना डेटा लॉस के बड़े डेटा टाइप में बदला जाता है, छोटा डेटा टाइप मान लीजिए छोटा है और ये बड़े में बदल जाता है, सिंपल सी बात है, डेटा लॉस हुआ क्या? नहीं, इसे बोल देते हैं वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। वाइडनिंग बोले तो इम्प्लिसिट बोला जाता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन। और निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है भाई? तो इंटीजर छोटा हो गया, इंटीजर को डबल में बदलेंगे, इंटीजर की वैल्यू हो गई मान लो 55 और इसको डबल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 55.00 हो जाएगा। तो कोई डेटा लॉस हुआ क्या? नहीं। परंतु यदि मान लो 55.55 है और इसको हम जो है इंटीजर में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो है ये लॉस हो जाएगा और यहाँ पे आपका 56 आ जाएगा। तो जो मेन चीज़ है दशमलव के बाद जो है बाकी चीज़ें हट जा रही है, तो वो बड़े से छोटे में हो रहा है और छोटे से बड़े में क्या बोल देते हैं? वाइडनिंग। तो वाइडनिंग आपको इंटीजर को डबल में कन्वर्ट करना, वाइडनिंग। और यहाँ पे वाइड भी एक प्रकार का छोटा है, छोटा है तो छोटे को बड़े में करे तो क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन है और इसी को भी बाइंडिंग बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, जावा में जब किसी बड़े डेटा टाइप को छोटे में बदला जाता है उसे बोल देते हैं नैरोइंग। क्या बोल देते हैं? नैरोइंग। और इसको एक्सप्लिसिट बोला जाता है और इसके लिए लगता है कोई फंक्शन, यानी कि जो कास्टिंग है एक्सप्लिसिट कास्टिंग है, फंक्शन है, वो लगता है। जैसे डबल को हम इंटीजर में बदल रहे हैं तो क्या कहलाएगा? नैरोइंग कहलाएगा। उसके बाद नैरोइंग टाइप कास्टिंग जो है प्रोग्रामर को कन्वर्जन को एक प्रकार से एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है, यानी कि कुछ फंक्शन देना होता है और इसमें डेटा लॉस होने की संभावना भी होती है। तो यहाँ मुख्य रूप से देखा जाए तो डबल के सामने हमने ए लिए और ए को हमने दे दिए 15.7 और फिर इंटीजर बी ले लिए और जो ए है उसको बदल रहा है इंटीजर में, तो ए लिखे हैं, सीधे बदलने की वजह हम लिख देते हैं इंट। तो इसको बदलना है इंटीजर में तो इंट हमको लिखना पड़ता है बड़े को छोटे में, नैरोइंग में। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। जावा में टाइप कास्टिंग का उपयोग एक है डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। वाइडनिंग और नैरोविंग जो कास्टिंग है उसके बीच में मुख्य अंतर क्या है भाई? उसके बीच में मुख्य अंतर देखें तो वाइडनिंग में छोटे टाइप को बड़े टाइप में बदला जाता है और नैरोविंग में बड़े टाइप को छोटे टाइप में बदला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जावा में नेमिंग कन्वेंशन होते हैं। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब हो जाता है कि आप क्लास का नाम कैसे रखोगे, वेरिएबल का नाम कैसे रखोगे, जो कांस्टेंट है या फिर जो अन्य मेथड है उसका नाम आप कैसे रखोगे, इन्हीं को बोला जाता है नेमिंग कन्वेंशन, ताकि रीडेबिलिटी या स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके। तो जावा में क्लास का नाम लिखते समय पहला अक्षर को क्या लिखते हैं भाई? पहला अक्षर को कैपिटल लिखा जाता है। पर यदि दो शब्द आ गए हैं, मान लीजिए देखिए स्टूडेंट, पहला शब्द अक्षर क्या हो गया? बड़ा। दो शब्द आ गए हैं तो डेटा स्टूडेंट डेटा में डी भी बड़ा आ जाएगा,
जाएगा। तो सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा है तो देखिए बिना अंडरस्कोर के हर एक जो शब्द है उसके पहले कैरेक्टर को बड़ा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन बनाना है तो इसके लिए क्या होगी भाई, एम्प्लॉय में ई बड़ा कर देंगे और बिना स्पेस के साथ आई को भी बड़ा कर देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन क्लास का नाम हो जाएगा। क्लास वेरिएबल मेथड का नाम हम इस प्रकार से नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। जावा में क्लास नेमिंग कन्वेंशन के अनुसार अगर देखें तो क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और अगर दो शब्द है तो दो शब्द है तो दोनों के फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया जाएगा। इस मेथड को क्या कहा जाता है, या इस स्टाइल को क्या कहा जाता है, तो क्लास के नेमिंग कन्वेंशन को हम कैमल केस बोल देते हैं। ठीक है, कैमल केस या पास्कल केस। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें वेरिएबल और मेथड को डिफाइन किया जाता है। इसे अक्सर ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट माना जाता है, जिसके आधार पर ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। मतलब क्लास को क्या माना जा रहा है, ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट माना जा रहा है, जिसका उपयोग करके हम बार बार कोई काम को कर सकते हैं। जावा में क्लास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भाई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, बोले तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करना। उसके बाद जावा में जो ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का रियल वर्ल्ड इंस्टेंट होता है, मतलब रियल टाइम एंटिटी होती है, रन टाइम एंटिटी बोल सकते हैं। क्लास में डिफाइन प्रॉपर्टीज़ और मेथड का उपयोग करता है। यदि क्लास को ब्लूप्रिंट माना जाए तो ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, रन टाइम एंटिटी या वास्तविक इंस्टेंट बोला जाता है, वास्तविक ऑब्जेक्ट उसको बोला जाता है। उसके बाद देखिए, जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सामान्यतः न्यू कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, जिससे क्लास का इंस्टेंट मेमोरी में क्रिएट होता है। कौन सी स्टेटमेंट के द्वारा ये बनाया जाता है भाई, सिंपल सी बात है, स्टूडेंट हमने बनाया। देखिए स्टूडेंट ये क्लास का नाम है और ये एस ऑब्जेक्ट का नाम है। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा है तो न्यू करके हमने क्लास के नाम के माध्यम से उसको इनिशियलाइज कर लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट एस बन गया पर न्यू कीवर्ड से इनिशियलाइज हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स और जो मेंबर फंक्शन है डिफाइन किए जाते हैं, जिनका उपयोग ऑब्जेक्ट द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लास और ऑब्जेक्ट के संबंध को सही दर्शाता है, तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है और ऑब्जेक्ट रन टाइम एंटिटी होता है, रियल वर्ल्ड इंस्टेंट होता है। उसके बाद जावा में एक क्लास से कई ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। सभी ऑब्जेक्ट उसी क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को शेयर करते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं भाई कोड की रीयूजिबिलिटी। बोले तो एक बार क्लास बनाए, कोड को बार बार उपयोग कर सकते हैं, किस माध्यम से, ऑब्जेक्ट के माध्यम से, और रियल वर्ल्ड मॉडलिंग आसानी से यहाँ पर की जा सकती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उप्स जिसे हम बोल देते हैं, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसकी विशेषता है, जिसमें एक ही मेथड अलग अलग परिस्थिति में व्यवहार करती है। मतलब एक आप शेप नाम की प्रॉपर्टी बनाओगे या कोई भी मेथड बनाओगे, उस शेप नाम की मेथड को आप जो है अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। रेक्टेंगल में कर सकते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल में, ओवल में कर सकते हैं, ट्रायंगल में कर सकते हैं। तो शेप अलग अलग प्रकार से अपना जो है जो रंग बदल रहा है, यानी कि टाइप बदल ले रहा है, हर परिस्थिति में अलग अलग प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। तो मुख्य रूप से जावा में पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग होती है और ओवर राइडिंग होती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मुख्य अर्थ क्या है भाई, मेथड को अलग अलग रूपों में कार्य करना, मतलब एक ही मेथड को अलग अलग तरीके से हम काम करवा सकते हैं, उसे हम बोल देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। ओवरलोडिंग क्या है, तो ओवरलोडिंग स्थिति ऐसी स्थिति है जब एक ही मेथड को अलग अलग पैरामीटर से डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक सब नाम की मेथड बनाए, ठीक है, और सब नाम की हमने मेथड बनाए, इसके अंदर एक पैरामीटर ले लिए। एक सब नाम की हमने मेथड बनाया, उसके अंदर ए कॉमा बी ले लिए। ठीक है, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे एक और सब नाम की मेथड बनाया, उसके अंदर ए बी और सी ले लिए। तो इस प्रकार से देखिए एक ही मेथड ने अलग अलग काम किए, इसको बोल देते हैं मेथड ओवरलोडिंग। परंतु जब सेम मेथड हो और सेम पैरामीटर हो तो उसको ओवर राइडिंग बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओवर राइडिंग मतलब क्या हो जाता है, जब चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास के मेथड को अपने तरीके से रीडिफाइन कर लेता है, उसे हम बोल देते हैं क्या, उसे बोल देते हैं ओवर राइडिंग। ठीक है, मुख्य रूप से देखा जाए तो इनहेरिटेंस इसमें देखने को मिल जाता है। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग दोनों ही पॉलीमॉर्फिज्म के उदाहरण हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है। तो कौन सा अंतर है भाई, मेथड ओवरराइडिंग को सही रूप से दर्शाता है तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड को सेम नेम और सेम पैरामीटर के साथ फिर से डिफाइन करना ओवर राइडिंग कहलाता है। और ओवरलोडिंग किसे बोल देते हैं, मेथड को सेम नेम के साथ में और पैरामीटर चेंज करके यहाँ पे अगर रीडिफाइन करता है तो उसे हम बोल देते हैं मेथड ओवरलोडिंग। नेक्स्ट है जावा में मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के बीच अंतर समझना।
महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्सेप्ट सही अंतर बताता है? तो ओवरलोडिंग सेम क्लास में डिफरेंट पैरामीटर के साथ, और जबकि ओवरराइडिंग सेम मतलब इनहेरिटेंस जो है एक प्रकार से चाइल्ड क्लास द्वारा पेरेंट मेथड को फिर से रीडिफाइन करना सेम पैरामीटर के द्वारा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एनकैप्सुलेशन, जिसमें मेथड और क्लास को एक प्रकार से सिक्योर कर रखा जाता है कंट्रोल करने के लिए, जिसमें डेटा वेरिएबल मेथड को एक ही क्लास में बंडल या बाइंड कर रखा जाता है, डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से सुरक्षित रखा जाता है। तो इसका उद्देश्य होता है डेटा को सुरक्षित रखना और एक्सेस को नियंत्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे जावा में एनकैप्सुलेशन को लागू करने के लिए सामान्यतः वेरिएबल को प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के साथ डिक्लेयर किया जाता है, जो कि क्लास के बाहर एक्सेस ना किया जा सके। तो प्राइवेट कीवर्ड क्या है भाई? प्राइवेट कीवर्ड केवल उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है, क्योंकि प्राइवेट लिखा गया, और पब्लिक लिखेंगे तो हर जगह उपयोग किया जाएगा। जावा में एनकैप्सुलेशन के अंतर्गत प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए सामान्यतः पब्लिक मेथड का उपयोग किया जाता है, जिन्हें गेटर और सेटर मेथड कहा जाता है। गेटर मेथड का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? इसका मुख्य कार्य वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करना होता है। गेटर मेथड वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करता है। उसके बाद इनकैप्सुलेशन में कॉन्सेप्ट में के प्रकार से डाटा बाइंडिंग या डाटा हाइडिंग का जो प्रोग्राम की सिक्योरिटी और मेंटेनेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो डाटा हाइडिंग क्या है? डाटा हाइडिंग मतलब सीधे एक्सेस नहीं किया जाएगा, डाटा मतलब जो ज़रूरत का वही बस मिलेगा। तो डाटा सीधे एक्सेस ना होने से रोका जाए और कंट्रोल्ड एक्सेस यहाँ पे देना होता है, डाटा हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन का उपयोग करते समय वेरिएबल को प्राइवेट रखा जाता है और उन्हें एक्सेस करने के लिए पब्लिक मेथड बनाए जाते हैं। इस अप्रोच को क्या बोल देते हैं? डेटा की सिक्योरिटी इससे बढ़ जाती है और कोड मेंटेन करना काफ़ी आसान हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें केवल आवश्यक एसेंशियल जानकारी या डिटेल को दिखाया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन की जटिलता को छुपाया जाता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो इम्प्लीमेंटेशन उसको छुपाकर, मतलब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कार चला रहे हैं तो कार में आपको ज़रूरी चीज़ें दिखेगी, मैकेनिज्म में नहीं दिखेगा, तो वो चीज़ें आपको मतलब भी नहीं उससे, तो जो ज़रूरी चीज़ें वही दिखाना, बाकी चीज़ें छुपा देना, वही कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक ऐसी क्लास है जिसे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाकर जो है इंस्टेंटिएट एक प्रकार से ऑब्जेक्ट नहीं किया जा सकता। तो बेस क्लास बनाना जिसमें जो मेथड है डिफाइन हो और कुछ मेथड बिना इम्प्लीमेंटेशन के हो, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। इंटरफेस जो कि होता है जावा में एब्स्ट्रैक्शन और मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है उसको अचीव करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। और इंटरफेस की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें मेथड जो है सामान्यतः इम्प्लीमेंटेशन के डिक्लेयर किए जाते हैं, बिना इम्प्लीमेंटेशन के डिक्लेयर किए जा सकते हैं। और मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। जावा में जो एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इंटरफेस दोनों का उपयोग एब्स्ट्रैक्शन के लिए किया जाता है, लेकिन इनके बीच कुछ अंतर है। तो कौन सा कथन इसके बारे में सही बताता है? वही इंटरफेस को क्लास के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, ये ध्यान रखना है। जावा में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए दो मुख्य तरीके का उपयोग किया जाता है, एब्स्ट्रैक्शन क्लास और इंटरफेस। इनमें से इंटरफेस का उपयोग किस स्थिति में अधिक उपयुक्त माना जाता है? तो इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिप्लेस करके यहाँ पे लिया जाता है और कॉमन बिहेवियर को डिफाइन करना होता है। ध्यान रखना ये चीज़ें। जावा में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। यदि किसी प्रोग्राम में कंडीशन को ट्रू और फॉल्स के आधार पर अलग अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए यहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सिर्फ ट्रू उपयोग करना तो इफ़ का उपयोग करेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब प्रोग्राम में दो संभावित स्थितियों के आधार पर अलग अलग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना हो। यदि कंडीशन ट्रू होती तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? इफ़ वाला, और अगर गलत होगी तो एल्स वाला। ठीक है। स्विच केस स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब वेरिएबल की वैल्यू के आधार पर, मतलब जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू के आधार पर अलग अलग केसेस यहाँ पर चेक किए जाते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक कीवर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वही स्विच ब्लॉक के से बाहर निकलना, मतलब एक केस अगर रन हो जाता है तो उससे बाहर निकलना, नहीं भी होता तो भी बाहर निकलना, ताकि अगले केस को एग्जीक्यूट होने से रोका जा सके। जावा के स्विच केस स्टेटमेंट में यदि किसी केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा जाता है तो प्रोग्राम का कंट्रोल अगले केस में भी चला जाता है, वही भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? इस स्थिति को बोलेंगे फॉल थ्रो। क्या बोलेंगे?
फॉल थ्रो बोलेंगे। जावा में स्विच स्टेटमेंट का उपयोग कई कंडीशन को हैंडल करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है। डिफ़ॉल्ट केस का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? जब कोई केस मैच ना हो तब एग्जीक्यूट होना। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? जब ऊपर वाले सभी केस एग्जीक्यूट ना हो तब ये एग्जीक्यूट होगा। जावा में लूप का उपयोग किसी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के समूह को कई बार एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। यदि पैरामीटर को पहले से पता हो कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होता है तो सामान्यतः क्या उपयोग करेगा? पहले से पता होने की स्थिति में फॉर लूप करेगा, और जब कंडीशन दी दी जाती है तो वाइल लूप करता है। तो वाइल लूप का उपयोग कब किया जाता है? जब कंडीशन ट्रू रहने तक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना हो। तो वाइल लूप जो है कंडीशन को कब चेक किया जाता है? ये लूप शुरू होने से पहले ये चेक करता है, इटरेशन से पहले। ठीक है। डू वाइल लूप के मतलब वाइल लूप के समान ही है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होती है। तो डू वाइल क्या है? इसमें कंडीशन गलत हो या सही हो, एक बार तो चेक होगी, बाद में कंडीशन चेक होती है, उसके बाद ये रन होगा, और गलत होती है तो ये बाहर निकाल देगा। जावा के फॉर लूप में तीन मुख्य पार्ट होते हैं जिनका उपयोग लूप को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। फॉर लूप की सामान्य स्ट्रक्चर में कौन से तीन कंपोनेंट होते हैं? फॉर लूप में अगर देखोगे तो फॉर लूप में आपको सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेरिएबल डिफाइन बोले तो मान लीजिए इंट लिए, और इंट लेके हमने ए लिए और ए को हमने दे दिए 0 या 1। फिर उसके बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं। ए बड़ा है या बराबर किसके? 5 के। या ए छोटा है या बराबर है किसके? 5 के। फिर उसका सेमीकोलन लगाए ए प्लस प्लस। इसका मतलब एक हो गया इनिशियलाइजेशन, एक हो गया कंडीशन, और एक हो गया इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। माइनस माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये वाला आपका राइट आंसर है सी। उसके बाद है जावा में लूप का उपयोग प्रोग्राम में रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। यदि प्रोग्रामर चाहता है कंडीशन फॉल्स होने तक स्टेटमेंट बार बार चलता रहे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वाइल लूप का, और जब पहले से पता हो तो फॉर लूप का, और जब कंडीशन सिर्फ एक बार रन होती है अगर गलत भी है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है डू वाइल का। जावा में जंप स्टेटमेंट का उपयोग प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो को अचानक बदलने के लिए किया जाता है। यदि लूप को तुरंत समाप्त करना हो तो कंट्रोल फ्लो को लूप के बाहर भेजना हो तो कौन सा स्टेटमेंट लगेगा? तुरंत समाप्त करने के लिए ब्रेक लगेगा। पर यदि जो कंडीशन मतलब दी गई है और वही कंडीशन बस स्किप करना तो उसके लिए लगेगा कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? करंट इटरेशन बोले तो करंट कंडीशन को ही ध्यान में रखकर उसको स्किप मार देगा और बाकी चीज़ों को रन कर देगा। तो करता है कौन? कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो फॉर वाइल डू वाइल में ब्रेक कंटिन्यू दोनों स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेक क्या करता है भाई? ब्रेक जो है तुरंत लूप से बाहर कर देता है, और कंटिन्यू आपका जो है करंट इटरेशन को रखकर मतलब स्किप मार के बाकी चीज़ों को रन कर देता है। जावा में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल मैनेज करने के लिए किया जाता है। इन दोनों के बीच अंतर हमने देख लिए, ब्रेक बाहर कर देगा तुरंत, और ये करंट जो इटरेशन है उसको स्किप करेगा। नेक्स्ट है जावा में एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका उपयोग एक ही बार जो है सेम डेटा टाइप की कई वैल्यू को स्टोर करने के लिए सिंगल वेरिएबल में इसका उपयोग किया जाता है। तो इंटीजर जो एरे है उसको डिक्लेयर करने का सही तरीका क्या है? तो इंटीजर के लिए इंट तो लगेगा ही, बाकी ए जो आपका एक प्रकार से एरे है, और यहाँ आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद जावा में एरे को डिक्लेयर करने के बाद उसे जो है इनिशियलाइज़ करना आवश्यक होता है, उसमें वैल्यू स्टोर की जा सकती है। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो डिक्लेयर करने के लिए तभी हमने देखें पर बराबर करके हम करली ब्रैकेट के साथ में वेरिएबल दे सकते हैं डायरेक्टली। इसके अंदर हमने खाली लिखे मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं दिए कितने रखना है, तो हम जितने चाहे उतने यहाँ पर रख सकते हैं। तो अभी डेट में 4 हो जाएंगे, 0 शुरू होंगे 3 तक चलेंगे। उसके बाद है जावा में एरे एलिमेंट को इंडेक्स नंबर के आधार पर एक्सेस किया जाता है। अगर 0 से शुरू होता है ये और टोटल 5 एलिमेंट लेते तो अंतिम इंडेक्स क्या होगा? तो अंतिम इंडेक्स एक कम होता है, बोले तो 4 होगा। नेक्स्ट, जावा में स्ट्रिंग का उपयोग टेक्स्ट डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हालांकि यह कैरेक्टर को स्टोर करता है, फिर भी इसे प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं माना जाता। इसका मुख्य कारण क्या है? स्ट्रिंग वास्तव में एक क्लास है और ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। जावा में स्ट्रिंग क्लास का जो लेंथ होता है वो मेथड स्ट्रिंग में उपस्थित कैरेक्टर की कुल संख्या को बताता है। तो यहाँ अगर मान लीजिए स्ट्रिंग अगर एस लिए हैं और उसका अंदर हमने जो कंप्यूटर स्टोर करा दिए और एस डॉट लेंथ नाम से फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया मेथड, तो क्या लाएगा? इसकी कंप्लीट काउंटिंग लाएगा। बोले तो टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले तो यहाँ पे 8 आंसर आएगा। ठीक है।
इसके अलावा यहाँ देखिए जो एक प्रकार से कैरेक्टर बताता है एरे के हिसाब से केयर एट एक मेथड है जो क्या करती है स्ट्रिंग के विशेष इंडेक्स पर मौजूद कैरेक्टर को बताती है। इंडेक्स बोले तो 0 1 2 3 इस प्रकार से। तो जावा में अगर देखा जाए तो 0 1 2 3, तो अगर 2 नंबर दिया है तो क्या आएगा 0 1 और 2 बोले तो वी यहाँ पर राइट आंसर आएगा। उसके बाद है जावा में कॉनकेट बोले तो ये जो है एक मेथड है, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ती है। तो एक स्ट्रिंग लिए हेलो हेलो लिए और दूसरी स्ट्रिंग लिए वर्ल्ड, और दोनों को हमने s1 डॉट कॉनकेट किससे कर दी s2 से। तो बिना स्पेस के कर रहे हैं तो क्या आएगा हेलो वर्ल्ड, और बीच में अगर एक स्पेस के साथ भी कर लेते तो क्या आता ऊपर वाला। अभी जो है आपका बी राइट आंसर है। अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए भाई जावा को किस में कन्वर्ट कर देगा, जावा कैपिटल में। और अगर लोअर केस की बात करें तो जो प्रोग्राम है कैपिटल वाला उसको लोअर केस में कर देगा, टू लोअर केस टू अपर केस, ये सब मेथड है जावा के अंतर्गत। उसके बाद है जावा में एरे और स्ट्रिंग दोनों का उपयोग मल्टीपल कैरेक्टर या वैल्यू को हैंडल करने के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जावा स्ट्रिंग के बारे में सही बताता है। तो जावा की जो स्ट्रिंग है एक क्लास है और इसका उपयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, इसलिए इसे प्रिमिटिव डाटा टाइप में शामिल नहीं किया जाता। जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग का उपयोग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आने वाली जो एरर्स होती है उसको कंट्रोल करने और प्रोग्राम को अचानक बंद होने से बचाने के लिए किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो रन टाइम की एरर को हैंडल करना, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर है। जावा में किसी रिस्की कोड को एग्जीक्यूट करते समय एरर आने की संभावना हो तो उस कोड को कौन से ब्लॉक में लिखा जाता है, तो ट्राई और कैच होता है और फाइनली होता है। तो ट्राई ब्लॉक में रिस्की कोड को लिखा जाता है, कैच ब्लॉक में आप एक्सेप्शन लिखोगे, और फाइनली ब्लॉक तो परमानेंट रन होता ही है। कैच ब्लॉक में क्या लिखोगे, कैच ब्लॉक में हैंडल करने वाला ब्लॉक लिखोगे, कैच ब्लॉक, ठीक है। इसके अलावा फाइनली ब्लॉक जो होता है मुख्य रूप से ये हमेशा रन होता है, मतलब ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा फाइनली, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। डिफ़ॉल्ट रूप से बताता है कि प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है। थ्रो कीवर्ड का उपयोग प्रोग्राम के अंदर मैनुअली एक्सेप्शन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे थ्रो कीवर्ड बोले तो मुख्य रूप से एक्सेप्शन को मैनुअली जनरेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो थ्रो कीवर्ड का उपयोग मेन मेथड के साथ डिक्लेयर किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, ये बताता है कि मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा में ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक का उपयोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए किया जाता है। ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आती तो कैच ब्लॉक के साथ क्या होता है, वही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ब्लॉक में एरर आती है तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और फाइनली ब्लॉक हमेशा उपयोग किया जाता है, यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का उपयोग प्रोग्राम की रिलायबिलिटी भरोसेमंद यानी बढ़ाने के लिए, यदि ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आती है तो उसे कैच ब्लॉक हैंडल कर लेता है। और तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होगा, मतलब ये प्रोग्राम जो है नॉर्मल फ्लो में आगे एग्जीक्यूट होता रहेगा। जावा में ट्राई ब्लॉक के साथ फाइनली ब्लॉक का उपयोग अक्सर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। फाइनली ब्लॉक सामान्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, रिसोर्स को क्लोज करने के लिए, जैसे फाइल है या कनेक्शन उसको क्लोज करने के लिए फाइनली ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। कैच ब्लॉक हमने देख लिए, कैच ब्लॉक कब लिखा जाता है भाई, ट्राई में अगर कोई चीज़ दिक्कत आती है तो कैच ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। चलिए एक प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं, क्लास लिए टेस्ट नाम से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिए ARGS इंट करके ए हमने 10 दे दिए, और इसको हमने कन्वर्ट कर दी किस, मतलब ये डबल भी ले लिए हमने, डबल कन्वर्ट नहीं करे अभी, डबल ले लिए, डबल करके बी ले लिए कितना 5.5। अब दोनों को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के माध्यम से ए प्लस बी कर दिए, तो आंसर क्या आएगा, दशमलव वाली और ये संख्या जुड़ जाएगी तो बिना दशमलव के साथ ही जुड़ जाएगी, 15 हो जाएगा, 0.5 बोले तो 15.5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन मिलेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब यहाँ पे हमने लिए इंट ए 5 और इंट बी यहाँ पे 2, तो दोनों को जो हम डिवाइड कर ले रहे हैं, मतलब 5 में 2 का भाग दे रहे हैं, तो क्या आएगा, भागफल 2 आएगा। और यहाँ पे इंट लिए हैं इसलिए दशमलव के बाद कोई भी संख्या नहीं आएगी, तो यहाँ पे 2.5 नहीं 2 आएगा। उसके बाद है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे इंट ए करके 10 लिए और इंट बी करके 3 ले लिए, और मॉड्यूलस बोले तो रिमाइंडर निकालेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, बचा 1, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ 2 जगह दिया है तो इसको आंसर को चेंज कर देते थोड़ा, मतलब जो ऑप्शन है उसको हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा क्लास टेस्ट, मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसमें हमने लिए ए करके 5 और प्रिंट करा दिए। अब इसको समझिए, ए के साथ में प्लस प्लस है जो कि पोस्ट इंक्रीमेंट है,
और बीच में लगा प्लस, प्लस दोनों को जोड़ेगा तो यहाँ ए प्लस प्लस क्या हो जाएगा, पहली बार तो ए 5 आ गया और बाद में इसका संख्या होगी 6, तो बाद में जो आ गई वो आपको जो है 6 के बाद मतलब 6 जो आ गया है वो फिर से प्लस प्लस कर रहा है, यानी कि प्री इंक्रीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो 6 हुआ था 6 का 7 हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा यहाँ पे 5 प्रिंट, मतलब पहले ही 5 प्रिंट हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्रिंट। ठीक है, बाद में उसको कर दिया उनने 6, और 6 में पहले ही 2 प्लस प्लस कर दिए, बोले तो 6 का क्या हो गया 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 7, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे इंट करके ए ले लिए 10 और ए बड़ा है 5 से, तो सही बात, ए बड़ा है 5 से तो क्या प्रिंट होना चाहिए हेलो, और नहीं तो वर्ल्ड, तो हेलो प्रिंट होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा। उसके बाद है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने ले लिया और इंट करके ए ले लिए, ए = 5, सही बात 5 है तो क्या आना चाहिए यस, और नहीं तो नो, तो अभी यस आएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा यस। उसके बाद है फॉर करके लिए हमने इंट करके आई ले लिए जिसकी वैल्यू हमने 1 दे दी, आई कब तक छोटा है जब तक कि बराबर ना पहुंच जाए 3 के, और आई में हर बार एक प्लस होता रहे, और प्रिंट कर दिए हमने आई। अब देखिए प्रिंट एलएन ने की है, प्रिंट एलएन करते तो 1 2 3 लाइन बाय लाइन प्रिंट होता, पर प्रिंट करे हैं तो क्या होगा 1 2 3 लाइन से प्रिंट होगा एक ही। ठीक है, इस प्रकार से बी राइट आंसर है। फिर उसके बाद देखिए इंट करके आई ले लिए हमने 1, और आई छोटा है या बराबर है कब तक मतलब जब तक कि 3 तक ना पहुंच जाए, और हर बार हम जो है प्रिंट कर दी आई को, और आई में प्लस प्लस कर दिए, तो इसमें भी वही चीज़ें प्रिंट होगी 1 2 3। ठीक है, क्योंकि 3 तक पहुंचेगा तो वो क्लोज कर देगा बराबर में। फिर उसके बाद एरे लिए हैं 10 20 और 30, और एरे हमने प्रिंट कर दिए, एरे का इंडेक्स 1 दे दिए, तो 0 तो हो जाएगा ये वाला, और 1 कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद हमने एक और एरे लिए हैं इस प्रकार से 5 10 और 15, तो यहाँ पे फॉर लूप के माध्यम से हमने आई में क्या दे दिए, आई में 0 दे दिए, आई कब तक छोटा है जब तक कि 3 तक ना पहुँच जाए, और यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमने कर दिए एरे में हम जो है आई को प्रिंट कर रहा है, तो आई की इंडेक्स क्या हो जाएगी भाई 0 से 3 तक। ठीक है, मतलब 0 से 3 नहीं होगी, 0 से 2 तक होगी क्योंकि बराबर नहीं पहुंचा है, तो 0 का आंसर क्या जाएगा 5, फिर उसके बाद 1 का आंसर 10 आ जाएगा, 2 का आंसर 15 आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 10 15। अगर यहाँ प्रिंट एल एन ले लेते हैं तो 5 एंटर करके 10 फिर एंटर करके 15 ऐसा आ जाता। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आप देखोगे तो स्ट्रिंग एस बोले तो जावा हमने ले लिए, और हमने एस लेंथ प्रिंट करे तो इसकी संख्या कितनी है 1 2 3 4, यानी कि 4 यहाँ पर राइट आंसर आएगा। उसके बाद देखिए स्ट्रिंग हमने एस ले लिए और 2 अपर केस ले रहे हैं तो कैपिटल में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन दिखाना चाहते हैं तो ट्राई ब्लॉक ले लिए, ट्राई ब्लॉक में हमने क्या लिख दिए जो कोड में एरर आ सकती हैं, जैसे 10 को डिवाइड कर दिए 0 से तो एरर तो आना है, तो कहाँ जाएगी कैच ब्लॉक में। ठीक है, तो एरर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, एरर राइट आंसर है। उसके बाद देखिए आपको जो है 10 को डिवाइड करे हमने 2 से, और यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब एरर आने की संभावना है क्या, नहीं, तो फाइनली ब्लॉक हमेशा रन होगा, आंसर आ जाएगा 5, मतलब जो है यहाँ पे 5 टाइम जाएगा भाग इसका, ए प्रिंट हो जाएगा 5, और फाइनली ब्लॉक का डन प्रिंट हो जाएगा, बोले तो 5 डन। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं जावा के हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे किस प्रकार प्रैक्टिस करना हमको क्वेश्चन की वो हमने देख लिए। अब बात कर लेते हैं किसकी, पाइथन की। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के भी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ पे पाइथन में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिगनर फ्रेंडली रीडेबल लैंग्वेज माना जाता है। पाइथन का कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, इसके लिए इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। इस विशेषता के आधार पर पाइथन को जो है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत रखा जाता है, तो लाइन बाय लाइन रन होता है, इसका मतलब इंटरप्रेटर के द्वारा किया जाता है, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है पाइथन लैंग्वेज में कोड ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए अन्य कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह करली ब्रैकेट का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि इसके स्थान पर यहाँ क्या उपयोग किया जाता है इंडेंटेशन का। तो इंडेंटेशन कैसे उपयोग किया जाएगा भाई, जैसे उदाहरण के लिए हम मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ लिख देते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहीं लिख देते, उदाहरण के लिए हम यहाँ एंटर करते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम क्या प्रिंट करके। ठीक है, प्रिंट करके या हम यहाँ कोड लिख देते हैं, उदाहरण के लिए हम इफ़ लगाते हैं, इफ़ लगाए और इफ़ लगा के हम ऐसे टैब मारते हैं, तो टैब लगा के यहाँ पे जो होती है वही कोड ब्लॉक कहलाते हैं पाइथन में। इन्हीं को बोल देते हैं क्या, इन्हीं को बोल देते हैं हम करली ब्रैकेट का उपयोग करे बगैर यहाँ पे इंडेंटेशन देना। तो कोड ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बिना करली ब्रैकेट के इंडेंटेशन का। साथ ही
जो वेरिएबल नेम है, कीवर्ड है, दुनिया भर के जो भी है, इनको वेरिएबल, वेरिएबल, ये वेरिएबल, इन तीनों को अलग अलग रखा जाएगा, तो इसको बोल देते हैं केस सेंसिटिव। ठीक है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज इसको बोला जाता है। और रिजर्व वर्ड भी होते हैं पाइथन में। पाइथन में रिजर्व वर्ड बोले तो यहाँ पे कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं। तो कौन सा रिजर्व वर्ड है भाई? तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल, डिफाइन, ये वैल्यू, ये नहीं है, ये ट्रू आपका रिजर्व वर्ड कहलाता है। उसके बाद पाइथन लैंग्वेज का उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है भाई? जिसको ह्यूमन आसानी से समझ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है पाइथन, उसमें अक्सर बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज कहा जाता है। तो किस प्रकार की लैंग्वेज है जो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है? इसको बोला जाता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। उसके बाद है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए जो है कई लैंग्वेज की तरह करली ब्रैकेट का उपयोग नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन फिर से धुमाकर पूछ लिया गया है। तो इंडेंटेशन का उपयोग क्यों करेंगे? कोड ब्लॉक को डिफाइन और ऑर्गेनाइज करने के लिए। सी और सी प्लस प्लस में कोड ब्लॉक डिफाइन करते हैं, करली ब्रैकेट लगाते हैं। तो पाइथन में हम जो है इसको कैसे स्ट्रक्चर में मेंटेन करते हैं? इंडेंटेशन। और इंडेंटेशन के लिए हम उपयोग कर लेते हैं या तो स्पेस का या तो टैब का, जो वाइट स्पेस कहे जाते हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद है पाइथन में जो है रिजर्व वर्ड एक प्रकार से होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं और जिनके नाम पे कोई वेरिएबल मेथड का नाम नहीं किया जा सकता। उनकी संख्या कितनी होती है? तो टोटल अभी के नए वर्जन के हिसाब से देखा जाए तो 33 यहाँ पर टोटल कीवर्ड की संख्या याद रखना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड विशेष अर्थ रखते हैं, इंटरप्रेटर या कंपाइलर द्वारा प्री डिफाइन होते हैं। पाइथन में ट्रू, फॉल्स और नन को विशेष प्रकार के कीवर्ड माना जाता है। तो यहाँ पे कीवर्ड का मुख्य उद्देश्य उपयोग जो है किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? बूलियन वैल्यू और स्पेशल कांस्टेंट और रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते समय इफ़ के साथ कीवर्ड का मतलब और कीवर्ड का उपयोग किया जाता है और अल्टरनेट कंडीशन को चेक किया जाता है। मतलब इफ़ जो है सही कंडीशन के लिए हो जाती है और इसके साथ एल्स उपयोग किया जाएगा, वो फॉल्स के लिए हो जाता है। तो एल्स यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है देखिए जो रिजर्व वर्ड होते हैं पाइथन में वेरिएबल नेम के रूप में नहीं किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन पाइथन कीवर्ड का सही उदाहरण है जिसका नाम वेरिएबल नाम के रूप में नहीं किया जाएगा? तो ये नन है। नन भी एक प्रकार का कीवर्ड है। पाइथन के कंप्लीट लेक्चर में आप देख लेना, कीवर्ड की संख्या मैंने बताया कौन कौन से कीवर्ड होते हैं। उसके बाद देखिए पाइथन जो है एक प्रकार से डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। मतलब डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो किस टाइप का हो जाएगा? ऑटोमेटिक इंट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 5.75 या 10.72 लिख देता है तो उसके लिए वो डेसिमल बोले तो यहाँ पे आपको मिलेगी फ्लोट वैल्यू। ठीक है, फ्लोट वैल्यू हो जाएगी। अगर कोई इस प्रकार से लिखता है 3+4j, यानी कि एक प्रकार से क्या है, एक तो न्यूमेरिक वैल्यू भी है और जे भी, बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ ऑटोमेटिक क्या बता देगा? वो डायनेमिकली टाइप्ड होने के कारण कॉम्प्लेक्स बता देगा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेक्स्ट या कैरेक्टर्स की सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए एक विशेष डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है। तो पाइथन में अगर डबल कोट लिखा जाता है इस प्रकार से तो str में कन्वर्ट हो जाता है, बोले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पाइथन में अगर लॉजिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है बूलियन टाइप में तो उसके लिए सामान्यतः कौन कौन सी दो वैल्यू स्टोर की जाती है? ट्रू और फॉल्स। याद रखना ये चीज़ें। उसके बाद है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी वेरिएबल का डाटा टाइप पता करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। मतलब वेरिएबल का अगर डाटा टाइप पता करना है तो उसके लिए टाइप फंक्शन का उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? टाइप फंक्शन का। नेक्स्ट है यदि पाइथन में मुख्य रूप से प्रोग्राम लिखा जाता है क्या? a = 10। क्या लिखा जाता है? a = 10। तो a = 10 लिखा तो उसके बाद में टाइप करके a लिखें तो क्या देगा भाई? a की वैल्यू क्या है? 10 है और पूर्णांक है, पूर्णांक बोले तो इंटीजर, राइट आंसर आ जाएगा इंट। नेक्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम के आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाने के लिए बिल्ट इन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो बिल्ट इन फंक्शन जैसे मैसेज को डिस्प्ले करना, वैल्यू को डिस्प्ले करना, तो इसके लिए उपयोग किया जाता है प्रिंट। और इसके साथ एलन उपयोग करेंगे तो लाइन ब्रेक के साथ न्यू लाइन से ये दिखाएगा। यूज़र से अगर कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट लेना है तो कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि प्रोग्राम में प्रिंट हेलो पाइथन लिखते हैं तो स्टेटमेंट लिखा जाता है तो इंटरप्रेटर इसका क्या करता है? तो हेलो पाइथन ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। पाइथन में वेरिएबल डायनेमिकली टाइप्ड है और अगर ए की वैल्यू 10 देते हैं और बाद में ए की वैल्यू हम कर देते हैं पाइथन तो क्या हो जाएगा? पहले तो इंटीजर था, बाद में हो गया ये स्ट्रिंग। इसका मतलब वेरिएबल का डाटा टाइप बदल जाएगा।
नेक्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट फंक्शन के माध्यम से यूज़र द्वारा इनपुट की गई वैल्यू सामान्यतः है कौन से डेटा टाइप की होती है। इनपुट फंक्शन के द्वारा अगर देखें तो ये सिंपल है, क्या होती है, स्ट्रिंग प्रकार की होती है। जब तक कि इसे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट ना किया जाए, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट ना करेंगे तब तक स्ट्रिंग टाइप की देखने को मिल जाएगी, पर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे अगर प्रिंट कर देखें, हम जो एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर सकते हैं, और रन टाइम पे अगर देखें पाइथन में अगर प्रिंट करके टाइप लिखते हैं और ट्रू लिखते हैं तो इसका टाइप क्या बताएगा, इसका टाइप बूलियन बताएगा। क्यों? क्योंकि ट्रू और फॉल्स आपके बूलियन रहते हैं। डायरेक्ट प्रिंट करके दिखा दिए। इसके अलावा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग मल्टीपल वैल्यू को एक साथ स्टोर करने, मैनेज करने के लिए किया जाता है। लिस्ट बहुत कॉमनली उपयोग होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है और एलिमेंट को स्टोर करने स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग करता है। तो ये एक प्रकार से जो पाइथन लिस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसमें ये जो है म्यूटेबल होती है, मतलब एलिमेंट को बदला जा सकता है बाद में, ठीक है, म्यूटेबल होती है। उसके अलावा लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में जो है कलेक्शन, मतलब एलिमेंट को एक ही कलेक्शन में स्टोर करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीका है? तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला है। देखिए यहाँ पे बाकी में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो गलत है। लिस्ट आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर हो जाती है और टपल आपके इम्यूटेबल होते हैं, मतलब बाद में एक प्रकार से ये भी कलेक्शन है डेटा टाइप के, बाद में इसके एलिमेंट में बदलाव नहीं किया जा सकता टपल में, याद रखना, इम्यूटेबल। उसके बाद है टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे इसका राइट आंसर है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिस्ट और टपल दोनों कलेक्शन टाइप्स है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर है, होता है पाइथन लिस्ट और टपल के बीच में अंतर क्या है? लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है और टपल आपका इम्यूटेबल होता है, मतलब इसकी वैल्यू बदल सकते हैं और इसकी वैल्यू नहीं बदल सकते। नेक्स्ट है पाइथन में डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग की पेयर्स होते हैं, मतलब की और वैल्यू पेयर्स होते हैं, उसके रूप में स्टोर किया जाता है डाटा को। तो इसके लिए हम करली ब्रैकेट का उपयोग कर लेते हैं। तो देखिए लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, टपल के लिए आपको मिल जाता है क्या है, पैरेंथेसिस, डिक्शनरी के लिए करली ब्रैकेट मिल जाता है। उसके बाद करली ब्रैकेट देखिए यहाँ की है और ये पेयर है, इस प्रकार से हम देखें तो ये डिक्शनरी को डिफाइन करने का तरीका है, ध्यान रख लेना, पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट के रूप में ये। उसके बाद है देखिए सेट डेटा स्ट्रक्चर भी होता है एक 4th नंबर का, जो कि यूनिक एलिमेंट को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो सेट की मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती, डुप्लीकेट वैल्यू को रोकता है कौन? सेट। सेट को डिफाइन करना हो तो इसके लिए भी करली ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद है सेट डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, लिस्ट अलाउ कर देता है। तो सेट और जो लिस्ट है उसमें अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है लिस्ट के एलिमेंट को इंडेक्स नंबर के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो पाइथन लिस्ट में इंडेक्सिंग किस नंबर से शुरू होती है? 0 से, जैसे एरे में शुरू होती है, तो 0 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है पाइथन में जो टपल है उसका उपयोग अक्सर फिक्स्ड डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, बाद में इसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसे इम्यूटेबल बोला जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्शनरी में की सामान्यतः यूनिक होती है, उनका उपयोग वैल्यू को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो की मतलब यहाँ पे इसका राइट आंसर भी जो की वैल्यू है उसको डिफाइन करने के लिए की का उपयोग किया जाता है। पाइथन सेट में एलिमेंट अनऑर्डर्ड होते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। पाइथन सेट की विशेषता क्या है कि वह डेटा कलेक्शन को दर्शाती है, मतलब यूनिक एलिमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पाइथन में यदि लिस्ट में एलिमेंट को ऐड और रिमूव और चेंज किया जा सकता है तो यह किस प्रॉपर्टी को दर्शाता है? म्यूटेबल होता है, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग में लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट सभी कलेक्शन डेटा टाइप है। इसमें जो डेटा होता है इन सब में तो उसको चेंज करने की अनुमति नहीं देता। तो इन चारों में आपको मिल जाता है कौन सा? टपल। टपल आपका इम्यूटेबल होता है, ध्यान रखना। पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में यदि हमें ऑर्डर्ड कलेक्शन चाहिए जिसमें एलिमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है तो निम्नलिखित में से कौन सा डेटा टाइप सबसे उपयुक्त है? तो लिस्ट है, ठीक है। ऑर्डर्ड कलेक्शन में लिस्ट आपका उपयोग किया जाता है। पाइथन में आपको देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं उसका उपयोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। यदि पाइथन में 5+3 करना है तो ये क्या है? ये एडिशन है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद माइनस करना है तो क्या है? ये माइनस करेंगे 10 -4 तो 6 आ जाएगा, ये सब्सट्रैक्शन बोला जाएगा। उसके बाद इंटू करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन, बोले तो यहाँ पे 4 × 3 मतलब 12 आ जाएगा। 10 में डिवाइड करेंगे 2 का तो आपको 5.0 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है इंटीजर नहीं बोला गया है क्योंकि डायनेमिकली टाइप्ड है। पाइथन में अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाते हैं तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? शेषफल निकालता है, 3 बार भाग चला जाएगा और 1 बचेगा शेषफल।
उसके बाद है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर क्या करता है, तो डिवाइड करके ये जो है पूर्णांक वैल्यू लौटाता है, ठीक है। केवल इंटीजर पार्ट लौटाता है, बाकी की चीज़ें हटा देता है। तो अगर भाग देंगे इसमें 2 का भाग 3 बार जाएगा, बचा शेषफल को गायब कर देगा और 3 बार यहाँ पे आंसर दे देगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 2 स्टार स्टार लगाकर 3 बोले तो इसमें हम देखें तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर इसे बोला जाता है। तो ये पावर के रूप में उपयोग किया जाएगा, मतलब 3 को पावर बना देगा 2 की, और 2 इंटू 2 इंटू 2 बोले तो 8 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 9 फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर लगाएं, तो आप देखिए फ्लोर डिवीज़न ये भाग जाएगा कितने बार, 2 बार, एक बचा गायब कर देगा, आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग मल्टीपल कंडीशन को कंपाइल करने के लिए किया जाता है, कंबाइन करने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर जो एंड है, एंड मतलब और मतलब अथवा नहीं होता, हिंदी वाला और, तो इसका कार्य क्या होगा, जब दी गई सभी कंडीशन सही हो या दोनों कंडीशन सही हो तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। पर इसके बदले में अगर देखें और लिखा जाता अथवा वाला, तो इसमें कोई एक कंडीशन सही है तो भी आपका ट्रू आ जाएगा, दोनों भी सही है तो भी ट्रू आ जाएगा, अगर दोनों गलत है तब फॉल्स आएगा। उसके बाद देखिए लॉजिकल ऑपरेटर नॉट है, तो क्या होगा, ये आपका अपोजिट रिजल्ट आ जाता है, मतलब बूलियन वैल्यू को रिवर्स करने के लिए यदि नॉट ट्रू एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्राम में यदि एक्सप्रेशन 5 मॉड्यूलस 2 कर देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे शेषफल आ जाएगा आपका 1, बोले तो भागफल नहीं पूछा गया है, शेषफल, क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर लिया गया है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अर्थमेटिक ऑपरेटर का उपयोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करने के लिए किया जाता है। यदि एक्सप्रेशन 6 प्लस यहाँ पे अगर मान लीजिए 6 + 2 × 3 मिल जाता है तो कैसे होगा, 2 × 3 मतलब 6 हो जाएगा, और 6 + 6 बोले तो 12 आ जाएगा, राइट आंसर आपका 12। बोर्ड मास का नियम यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर 3 को हम जो है क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 दे देते हैं एक्सपोनेंट एक प्रकार से, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, और 3 × 3 बोले तो 9 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। उसके बाद है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग के लिए इफ़ स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। तो भाई पाइथन हो या कोई भी लैंग्वेज हो, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ वाला ब्लॉक होगा, और नहीं होती तो एल्स वाला, मतलब कंडीशन के अंदर लिखा गया कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर इफ़ स्टेटमेंट सही होती है, तो नहीं होती तो एल्स वाला। एलिफ, यहाँ पे एलिफ या उपयोग किया जाता है, जैसे एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट होता है वैसे एलिफ होता है, और एलिफ का उपयोग मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब इफ़ वाला ब्लॉक फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है फॉल्स या गलत कंडीशन के हिसाब से एल्स वाला ब्लॉक रन होता है। पाइथन प्रोग्राम में यदि कोड लिखा जाता है x = 10 और अगर x बड़ा है 5 से तो क्या प्रिंट होगा, यस, वही सिंपल सी बात, यस प्रिंट होगा। और अगर एल्स लगाएंगे 9 तो भी यस प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अभी सही है। इसके अलावा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप का उपयोग जब भी कोई कंडीशन, मतलब हमको पता है पहले से कितने बार हमको सीक्वेंस चलाना, तो उसके लिए इटरेशन के लिए हम जो है क्या उपयोग कर लेते हैं, फॉर का उपयोग। और जब हम जो है कंडीशन अलग अलग दे दी जाती है, इनिशियलाइजेशन या फिर कंडीशन या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो कंडीशन ट्रू रहती तब तक चलेगा वाइल लूप। और एक बार अब यहाँ देखिए डू वाइल तो है नहीं, तो यहाँ रेंज मिल जाता है, रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई, पाइथन में नंबर्स की सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए रेंज फंक्शन का उपयोग किया जाता है। पाइथन प्रोग्राम में रेंज अगर 5 लिख देते हैं तो कभी भी इंडेक्स 0 शुरू होता है, तो रेंज अगर 5 लिख दिए तो 0 1 2 3 4 इस प्रकार से जनरेट किया जाएगा। नेक्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रेंज जो है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप इस प्रकार से जो है काम करती है, तो नंबर के बीच में इंक्रीमेंट या जंप तय किया जाता है। उसके बाद देखिए रेंज हम लिख देते हैं 1 और 6, तो 6 तक जाएगा ये, परंतु यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, एक नंबर पीछे चलता है, मतलब ये 6 जो दिया है वो रन नहीं होगा। तो कौन सी वैल्यू जनरेट होगी, ये जनरेट होगी 1 2 3 4 5, और 6 को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट आप देखोगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्रेक स्टेटमेंट का कार्य जैसे जावा में होता था टर्मिनेट कर देगा, और अगर इसी के बदले में कंटिन्यू करें तो उसी स्टेटमेंट को बस कंटिन्यू मतलब क्या करेगा, टर्मिनेट मतलब स्किप मारेगा और उसके बाद बाकी को रन कर देगा। सीक्वेंस हमने देखें, सीक्वेंस में लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, रेंज इस प्रकार से मिल जाता है। फॉर लूप किस प्रकार के स्ट्रक्चर पर आसानी से काम कर लेता है, तो ये लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, रेंज पर काम कर लेता है। इसके बाद है वाइल जो है ट्रू लिखा जाए
तो वाइल अगर ट्रू लिख देते हैं तो इनफाइनाइट चलेगा, मतलब कंटिन्यू चलते ही रहेगा, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या करता है, फंक्शन को डिफाइन कर देता है। उसके बाद है देखिए यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग में फंक्शन का मुख्य लाभ क्या है, बार बार किए जाने वाले काम को हम जो है फंक्शन के रूप में डिफाइन कर लेते हैं, बोले तो कोड का रीयूजिबिलिटी। उसके बाद है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेन फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है, लेन जो है ऑब्जेक्ट की लेंथ या लंबाई को दिखाता है। लेन पाइथन अगर लिख देते हैं तो इसकी संख्या निकालेगा, 1 2 3 4 5 6 निकालेगा यहाँ पे। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैक्स फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है, भाई मैक्स फंक्शन का उपयोग किया जाएगा सबसे बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए। और छोटे देखिए यहाँ से अगर मैक्स लिख देते हैं तो 9 आएगा। इसके बाद यहाँ मिन लिख देते हैं सबसे छोटी वैल्यू, और इस एक्सप्रेशन में अगर मिन लिख देते हैं तो 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं सम फंक्शन, जितना भी इसके अंदर हम देते हैं कोई भी नंबर से वैल्यू जो भी, तो उसको टोटल निकाल कर देगा सम फंक्शन। उसके बाद सम अगर 1 2 3 4 लिख देते हैं तो टोटल निकालेगा 4 + 3 + 2 + 1, बोले तो 10 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉड्यूल्स का उपयोग मुख्य रूप से क्या क्यों किया जाता है, तो मॉड्यूल्स भी एक प्रकार से पहले से लिखे गए कोड होते हैं जिनका उपयोग हम फंक्शन के जैसे बार बार यूज़ करने के लिए कर लेते हैं या डिफाइन कर लेते हैं। मॉड्यूल को लाने के लिए हम क्या कीवर्ड लगाते हैं, तो भाई मॉड्यूल को लोड करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। जैसे इंपोर्ट मैथ्स करे तो इसका मतलब क्या है, मैथ्स मॉड्यूल को हमारे प्रोग्राम में हमने लोड कर लिए हैं। इसके अलावा जो रैंडम मॉड्यूल है उसका उपयोग रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए किया जाता है। पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे देखिए प्रिंट करके हमने हेलो लिख दिया और वर्ल्ड लिख दिए तो बिना स्पेस के यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो आपका पाइथन कोड का आउटपुट देखें तो 3 और स्टार करके हाई लिख दिए, तो इसका मतलब इंटू करें हमने हाई को, तो यहाँ पे ऐसे गुणा नहीं होगा, ये जो है आपका 3 बार हाई प्रिंट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से, क्योंकि इंटू किया गया है 3 के साथ में। फिर x = 5 y = 2, तो x डिवाइड y करें तो देखिए यहाँ पे कोई इंटीजर कोई डबल कुछ नहीं है, तो दशमलव के साथ में आ जाएगी वैल्यू, यानी कि 2 बार भाग जाएगा, फिर दशमलव के बाद 0.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है x = 10 और टाइप दिखाना है, तो x की वैल्यू जो है जैसे यहाँ मान लीजिए 10 है तो 10 पूर्णांक वैल्यू है, तो जो पूर्णांक वैल्यू हो क्या आएगी, इंटीजर आएगी, क्लास इंट आएगी। इस प्रकार से पाइथन कोड बोले तो यहाँ पे हमने लिस्ट ली हैं तो हमने लिखे 1 1 मतलब यहाँ 0 और ये 1। अब देखिए 1 में हमने क्या दे दिए, 1 में हमने 5 दे दिए, इसका मतलब 2 के बदले में क्या हो गया, 5 हो गया। तो आंसर क्या आएगा, ए को हमने प्रिंट कर दी है तो आंसर आएगा 1 5 3, 1 2 3 नहीं आएगा, 2 तो अब बदल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमने देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिए हैं, और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिए हैं, टपल लिए हैं 1 2 3 T4 टपल, और यहाँ 0 हमने प्रिंट करे हैं तो 0 मतलब ये वाला प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मॉड्यूलस लिए हैं, तो मॉड्यूलस 4 का भाग देंगे 2 बार जाएगा और बचेगा 2, मतलब शेषफल 2 बचेगा। उसके बाद है देखिए यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट लिए हैं, मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 बोले तो 8 आ जाता 3 में, और फिर इंटू करे 2 तो 16, बोले तो राइट आंसर 16 आ जाएगा। फिर x = 7 लिए, और अगर x बड़ा है 5 से तो आ जाना चाहिए a और नहीं तो b, तो इस प्रकार से क्या आएगा आंसर, अभी a आएगा। उसके बाद है फॉर करके i ले लिए, इन रेंज 3 ले लिए, तो i की वैल्यू हमने प्रिंट कर दिए एक प्रकार से, तो 3 बोले तो 0 1 2, बोले तो इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से 0 से शुरू होगा और 1 2 बोले तो 3 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डेफ फंक्शन लिए हमने, डेफ बोले तो ऐड नाम से एक फंक्शन ले लिए, 2 पैरामीटर दे दिए ए बी, और ए बी को हमने प्लस करा के रिटर्न कर दिए। जब ए बी की वैल्यू दे दी जाएगी यहाँ पे आर्गूमेंट पास किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 4 बोले तो दोनों जुड़ जाएंगे, टोटल मिलाकर 7 यहाँ पे ऐड को रिटर्न कर देगा, प्रिंट करेगा ऐड को 7। उसके बाद है देखिए डेफ फंक्शन लिए फन, और इसके अंदर हमने एक प्रिंट करके पाइथन लिख दिए, और फन को सीधे कॉल करेंगे पाइथन कॉल हो जाएगा। देखिए पाइथन आपका प्रिंट हो गया। उसके बाद इंपोर्ट करके मैथ्स लिए, और मैथ्स के अंदर SQRT फंक्शन को कॉल किए और लिख दिए क्या 16। SQRT मतलब स्क्वायर रूट, वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या है भाई 4 है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। इसके अलावा इंपोर्ट रैंडम लिए तो रैंडम नंबर प्रिंट करेगा, 1 से 3 कर दिए तो 1 से 3 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, रैंडम इंट। तो इस प्रकार हमने जो है जावा और पाइथन के कंप्लीट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व किए हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हो गया है, समय कम है इसके कारण, तो आप जो है
वीडियो अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप जाओ अपने यूट्यूब में और आप उसको जो स्पीड है कम कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जिन्हें अच्छा लग रहा है, जिन्हें स्लो लग रहा है, वो तेज़ भी कर सकते हैं। सब सुविधाएँ आपके यूट्यूब में है। मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ वो आपको अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप कम ज़्यादा स्पीड में मुझे बुलवा सकते हैं, ठीक है। मेरा कंट्रोल, मेरा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। यूट्यूब आपका एप्लीकेशन है, आपका मोबाइल है, आप अपने हिसाब से उसे देख सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। हालाँकि समय जैसा होगा उसके हिसाब से आपको देखना है। आप जाओगे कहाँ पे? प्लेलिस्ट में, मतलब आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, जिसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता चलते रहे। आपको जाना प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाओगे, देखिए डिटेल क्लासेस की एक कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और एक मिल जाएगी आपको किसकी? एक मिल जाएगी आपको जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट। उसके अलावा आपको बाकी की चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें कहाँ मिलेगी? आपको जाना है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन हो जाना है। SSW एजुकेशन जो है उसके अंदर आपको PDF है, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, नोट्स है, सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ें रहती है, जो भी डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी कमेंट का जवाब देने की, और जो भी दिक्कत होगी मैं वीडियो के माध्यम से या जैसा भी हो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। सभी को अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, और एग्ज़ाम को बढ़िया कूल माइंड से आप जो है अच्छे से सॉल्व करके आना है। और इस बार आपको जो है एक प्रकार से जो वैकेंसी है उसको क्रैक कर लेना है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।